साइंस विद डॉक्टर वसीम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डीप लर्निंग। ये वीडियो जो है उसी टॉपिक की कंटिन्यूशन है। आज हम जो है इसमें देखेंगे कि नॉर्मलाइजिंग ऑफ इनपुट्स जो है वो हम कैसे करते हैं। जब हमने कोई भी इनपुट जो है वो प्रोवाइड करने हैं अपने न्यूरल नेटवर्क को, तो उनको हम नॉर्मलाइज जो है वो कैसे करेंगे। देन हम ये देखेंगे कि वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स जो हैं वो क्या प्रॉब्लम होती है और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेट इनिशियलाइजेशन फॉर न्यूरल नेटवर्क्स, और उसके बाद बैच वर्सेस मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट जो है इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद नॉर्मलाइजिंग ट्रेनिंग सेट्स। जो भी हमारे पास ट्रेनिंग सेट होता है उसको नॉर्मलाइज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन जो है हम कैसे करते हैं, लेट्स से हमारे पास फीचर्स हैं x1 और x2 और उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं हमारे पास। हम नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम किसी भी फीचर को नॉर्मलाइज करने के लिए उसका मीन जो है वो ले लेते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उन सब वैल्यूज़ में से, उस फीचर की सब वैल्यूज़ में से। और उस मीन को जो सब्ट्रैक्ट हम करते हैं उसके बाद फर्दर हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस से क्या होता है बेसिकली कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी डाटा की, उसका जो मीन है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। और दूसरा काम जो है वो हम क्या करते हैं कि हम वेरिएंस जो है उससे डिवाइड कर लेते हैं अपनी तमाम की तमाम एग्जांपल्स को, जो कि एक्चुअली बेसिकली वेरिएंस हमारी क्या होती है, जो हमारा डिफरेंस आया है x माइनस म्यू, ठीक है। ये जो डिफरेंस आया है इसका स्क्वायर लेते हैं हम सारी एग्जांपल्स के लिए और उसको सम करके डिवाइड कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स पे। तो ये हमारा जो वेरिएंस है वो आ जाती है, इससे हम डिवाइड कर देते हैं अपनी सारी की सारी एग्जांपल्स को। अब जो इसकी वेरिएशन है, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हॉरिजेंटल एक्सिस के ऊपर ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड है, ठीक है, एक्सपेंशन है या डिस्पर्शन ज़्यादा है। और जो वर्टिकल एक्सिस है x2 है, वहाँ पे जो है वो डिस्पर्शन कम है। तो हम इनको अगर एक स्टैंडर्ड यूनिट वेरिएंस या वन वेरिएंस में लेके आना चाहें तो उसको हम इस तरह से डिवाइड करके जो है वो ये काम कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में हमारा जो है वो डाटा फाइनली हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें फर्दर जो है जो पैरामीटर्स म्यू और जो वेरिएंस हमने डाटा को नॉर्मलाइज करने के लिए यूज़ की है ऑन ट्रेनिंग डाटा, सेम वही वाले जो पैरामीटर्स हैं वो हम यूज़ करेंगे फॉर टेस्ट डाटा एज वेल, ठीक है। तो इसमें म्यू और जो मीन और जो वेरिएंस है उनको आप जो है वो स्टोर कर लेते हैं और फिर आप टेस्ट टाइम पे उसी मीन और वेरिएंस को जो है वो दोबारा यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि हम ये नॉर्मलाइज़ेशन वाला काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो ऑप्टिमाइज़ेशन का काम होता है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, उसमें ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिदम जो है वो ऑप्टिमाइज़ेशन करता है ओवर कॉस्ट फंक्शन, ठीक है? और ये कॉस्ट फंक्शन जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर आपको नज़र आ रहा है JWB, ठीक है? W और B 2 पैरामीटर्स हैं अगर, और ये जो कॉस्ट फंक्शन है ये लॉसेस ओवर इंडिविजुअल एग्जांपल्स पे सम करता है कॉस्ट को, और उसकी बेस पे फिर ग्रेडिएंट डिसेंट जो है वो डिसीजन लेता है कि नेक्स्ट किस स्टेप की तरफ मूव करना है। डेफिनेटली वो मिनिमा की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो अगर डिफरेंट फीचर्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट हैं, लेट्स से आपके पास एक फीचर है x1 जिसकी रेंज जो है जिसमें वैल्यूज़ आ रही हैं 1 से लेके 1000 तक, लेकिन वहीं पे एक दूसरा फीचर है x2 जिसकी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से 1 के दरमियान ही आती हैं हमेशा। अब इन वेरिएबल्स के साथ जो पैरामीटर्स जो हैं वो हम एसोसिएट करेंगे जो एक्चुअली इनसे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो वो पैरामीटर्स जो हैं W1 का जो है वो पैरामीटर की वैल्यू बहुत बड़ी होगी निस्बतन W2 से, जब x2 मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू बहुत छोटी होगी। तो जो कॉस्ट बेसिकली बनेगी, कॉस्ट फंक्शन जो बनेगा वो कुछ इस शेप का बनेगा। यानी कि यहाँ पे मैंने W1 और W2 की बजाय W और B जो है वो 2 पैरामीटर्स जो हैं सिंपल समझने के लिए 2 पैरामीटर्स इस तरह से शो किए हैं, और कॉस्ट जो है वो थर्ड डायमेंशन के अंदर है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इसका
इसकी जो शेप बन रही है वो एक आप कह लें कि टिल्ड है, एक एक साइड पे टिल्ड है, ठीक है? और इसका कंटूर प्लॉट अगर हम ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह से होगा और इस कंटूर प्लॉट में जो है ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिदम जो है जब ट्रिवर्स करेगा स्टेप्स लेगा, तो वो स्टेप्स जो हैं वो बहुत काफ़ी स्टेप्स उसको लेने पड़ेंगे क्योंकि नॉर्मलाइज़्ड नहीं है दोनों डायमेंशंस। जिन डायमेंशंस में एक्चुअली ज़्यादा है उसकी कह लें कि उसकी ब्रेड्थ ज़्यादा है जिन डायमेंशन के अंदर, उस डायरेक्शन में वो ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है? इसके निस्बतन अगर हम नॉर्मलाइज़ कर लेते हैं इनपुट्स को जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा, म्यू म्यू से माइनस करके सारी वैल्यूज़ को और वेरिएंस से डिवाइड करके, तो उस सूरत में जो उसका वो बनता है कॉस्ट फंक्शन वो एक वेल फॉर्म्ड एक बाउल की शेप में, प्रॉपर बाउल की शेप में एक बनता है और उसका जो कंटूर प्लॉट है, वो कुछ इस तरह से होगा। तो नॉर्मलाइज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ अगर x1, x2 ये जितने भी सारे फीचर्स हैं, उन सबको हम इस तरह से नॉर्मलाइज़ कर लेते हैं, तो वो उसमें ग्रेडिएंट डिसेंट जो है उसके लिए मिनिमा तक पहुँचना जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए बेहतर है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए, तो उसमें कोशिश करें कि जितने भी आपके फीचर्स हैं उनको नॉर्मलाइज़ कर लें, ठीक है? वो जितने भी फीचर्स हैं बेसिकली कोशिश ये होनी चाहिए कि वो एक ही रेंज के अंदर आ रहे हों। अच्छा इसमें एक और प्रॉब्लम होती है वैनिशिंग एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स की न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर। वो प्रॉब्लम क्या होती है लेट्स से अगर आपका बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जिसमें मल्टीपल लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो उसमें जैसे-जैसे आप फॉरवर्ड प्रोपेगेट करेंगे लेट्स से अगर आपके फर्स्ट लेयर के अंदर जो है वो वेट्स की जो वेट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। बड़े ना भी हों इवन अगर उनकी वेट्स का जो साइज़ है इवन अगर नेग्लिजिबल भी हो लेट्स से 10 भी हो, तो जैसे-जैसे वो आप को आइडिया है कि इसमें वेट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, फिर एक्टिवेशन आती है, एक्टिवेशन अगले वेट से मल्टीप्लाई होती है, उसकी एक्टिवेशन आती है और वो अगले वेट से मल्टीप्लाई होती है। तो अगर हर लेयर के अंदर जो है वो वेट्स जो हैं वो 0 से काफ़ी बड़े हैं या 0 से काफ़ी छोटे हैं, दोनों सूरतों में क्या होगा कि एंड तक पहुँचने तक या तो वो एक्सप्लोड कर जाएगा ग्रेडिएंट या वो वैनिश हो जाएगा, ठीक है? तो एक्सप्लोड या वैनिशिंग ग्रेडिएंट से बचने के लिए एक उसका तरीका ये होता है कि उसमें वेट्स को इनिशियलाइज़ ही इस तरह से किया जाए। ये इसका पार्शियल सॉल्यूशन है और भी इसके सॉल्यूशंस हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन इसका ये होता है कि वेट्स को इस तरह से इनिशियलाइज़ किया जाए कि ना तो बहुत छोटी वैल्यूज़ जो हैं वो डब्ल्यू को असाइन हो हर लेयर के अंदर और ना जो है वो बहुत बड़ी वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन हो, ठीक है? तो इसमें अ अगर आप इस तरह से कर सकते हैं कि जो जितने इनपुट्स आ रहे हैं किसी भी लेयर के अंदर, जो कि उसकी पिछली लेयर से डेफ़िनेटली आ रहे होंगे एन L-1 यानी कि प्रीवियस लेयर से जितने भी इनपुट आ रहे हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय दोज़ इनपुट्स, ठीक है? और उसका स्क्वायर रूट लेके और उससे जो है बेसिकली आप इनिशियलाइज़ कर लें WI ये तमाम के तमाम जो वेट्स हैं उनको, ठीक है? ये रैलू के लिए नॉर्मली इस तरह से वेट्स को इनिशियलाइज़ किया जाता है। जब रैलू एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ होता है तो उसके लिए इस तरह से आप इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। आप रैंडम इनिशियलाइज़ेशन भी कर सकते हैं लेकिन उसमें फिर वैनिशिंग और एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए प्रेफ़र किया जाता है कि इस तरह से आप जो है शेप जो भी आपकी शेप हो आई की, ठीक है? यानी कि आप अगर फर्स्ट लेयर पे हैं तो उसमें इनपुट्स और जो उस लेयर के न्यूरॉन्स हैं उसकी बेस पे आपकी शेप जो है वो डिफ़ाइन होगी। तो उस शेप के रैंडम नंबर्स को इनिशियलाइज़ करवा के उसको मल्टीप्लाई कर लें सिंपली 2 ओवर उस लेयर के जो इनपुट्स हैं प्रीवियस लेयर से उससे और उसका स्क्वायर रूट ले लें। तो रैलू के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, इसी तरह से कुछ और वेरिएंट्स भी हैं जो कि 10h के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ होते हैं, ठीक है? तो या जैसे 1 ओवर n-1 है या इसी तरह से 2 ओवर n l-1 प्लस nl है, ठीक है? ये सारी डिफरेंट जो हैं वो वेट इनिशियलाइज़ेशन स्कीम्स हैं, जो यूज़ की जाती हैं वैनिशिंग और एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट से बचने के लिए।
उसके बाद बैच वर्सेस मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है? वेक्टराइज़ेशन जो है उसमें आप जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वेक्टराइज़ेशन से आपको फ़ायदा क्या होता है कि आप एफ़िशिएंटली जो है वो एम एग्ज़ाम्पल्स पे कंप्यूटेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हों, ठीक है? लेट्स से आपकी मिलियंस में एग्ज़ाम्पल्स चली जाती हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि ग्रेडिएंट डिसेंट जो है उसको एक स्टेप लेने के लिए उन मिलियंस ऑफ एग्ज़ाम्पल्स को पहले उन पे लॉस कंप्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद ग्रेडिएंट डिसेंट जो है वो एक स्टेप लेगा। इसी तरह से अगर दूसरा स्टेप है वो भी इसी तरह से फिर दोबारा सारी एग्ज़ाम्पल्स पे जो है वो लॉस कंप्यूट करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी एग्ज़ाम्पल्स हैं उनके हम बैचेज़ बना लेते हैं। ठीक है? बैचेज़ इस तरह से हम बनाते हैं कि लेट्स से ये जो पहली 1000 एग्जांपल्स हैं और उनके जो लेबल्स हैं वाई के अंदर, उनको हम अलहदा कर लें। उसके बाद 1000 लेट्स से 1001 से लेके 2000 तक और उनके जो लेबल्स हैं उनको एक अलहदा मिनी बैच बना लें और इस तरह से बनाते जाएँ। लेट्स से यहाँ पे हमने बैच जो है वो बैच साइज़ जो है वो 1000 डिफ़ाइन किया, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो हम 1000 एग्ज़ाम्पल्स को क्या कर रहे हैं, उसका मिनी बैच बना रहे हैं। उससे अगली 1000 एग्ज़ाम्पल्स और एंड पे लेट्स से जितनी भी एग्ज़ाम्पल्स रह जाएँगी, उनके आप इसी तरह से 1000 जो हैं 1000 के बैचेज़ जो हैं वो बनाते जाएँगे। इसी तरह से अगर आपके पास 5 मिलियन टोटल अगर लेट्स से एम की वैल्यू है, तो आपके पास 5000 मिनी बैचेज़ जो हैं वो आ जाएँगे और हर बैच जो है उसमें 1000 जो हैं वो एग्ज़ाम्पल्स होंगे। ठीक है? तो ये बेसिकली अ, मिनी बैच बनाने का पर्पस जो है वो क्या है? कि ये जो मिनी बैच है एक्सटी और वाईटी, अब हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे ग्रेडिएंट डिसेंट के अंदर, ठीक है? इसको ग्रेडिएंट डिसेंट के अंदर किस तरह से यूज़ करेंगे इसमें अब क्योंकि हमारे पास जो है वो 5000 बैचेज़ हैं, तो अब हर बैच पे जो है वो ग्रेडिएंट डिसेंट जो है उसका एक स्टेप जो है वो प्रोसेस होगा, एक प्रोसेस होगा। जैसे फॉरवर्ड प्रॉप हम कंप्यूट करेंगे अब उस एक मिनी बैच के लिए, ठीक है? उसके बाद उसकी फॉरवर्ड प्रोपगेशन जो है वो हम कंप्यूट करेंगे। फॉरवर्ड प्रोपगेशन के बाद हम उस एक बैच के लिए जो है वो कॉस्ट जो है वो कंप्यूट करेंगे और उसके बाद फिर वही काम बैक प्रोपगेशन वाला हम उसकी कॉस्ट जो है वो बैक प्रोपगेट करेंगे, ठीक है? और हम उसकी बेस पे वेट्स और बाइसेस जो हैं उनको अपडेट करेंगे, ठीक है? अब ये जब हम एक 5000 बैचेज़ पे कर लेंगे तो हमारी एक जो है वो एक एक ग्रेडिएंट स्टेप हमारा जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है? अब ये एक ग्रेडिएंट डिसेंट स्टेप जो है इसे हम रिपीट करेंगे, ठीक है? और इस रिपीटिशन को हम इपॉक्स कहते हैं, ठीक है? वन इपॉक का एक मतलब है कि एक कंप्लीट पास जब हम ले लेते हैं थ्रू द ट्रेनिंग सेट, पूरी ट्रेनिंग सेट पे एक जो कंप्लीट पास होता है, जिसमें 5000 मिनी बैचेज़ लेट्स से हमने प्रोसेस किए, तो वो हमारा एक वन इपॉक उसे हम कहेंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली आइडिया है मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट का, ठीक है? मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट जो है उसमें और जो बैच ग्रेडिएंट डिसेंट है जिसके अंदर पूरे का पूरा डाटा सेट ही आप एल्गोरिदम को दे देते हैं ट्रेनिंग के लिए। उसमें नॉर्मली जो कर्व आता है जिसमें कॉस्ट जो है वो कम होती जाती है, ठीक है? इन कंट्रास्ट मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट के अंदर क्या होता है, मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट के अंदर जो है वो कॉस्ट नॉइज़ी होती है, उसके अंदर कॉस्ट कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन उसमें जो ट्रेंड बन रहा होता है वो डेफ़िनिटली उसमें भी कॉस्ट कम ही हो रही होती है, ठीक है? और नॉइज़ी ये इसलिए है इन कंट्रास्ट टू बैच ग्रेडिएंट डिसेंट क्योंकि जो एक स्मॉल बैच जिस पे हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं 1000 एग्ज़ाम्पल्स का लेट्स से, उस पे कोई एक ऐसा बैच आता है जिसमें जो है वो कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है? लेकिन फिर दूसरे बैच पे वो कॉस्ट फिर कम हो जाती है। तो इस तरह से वो ट्रेनिंग तो हो रही होती है, लेकिन उसमें नॉइज़ होती है, ठीक है? ये जैसे कि आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है कि अप डाउन जो है वो कॉस्ट जा रही है, लेकिन जैसे-जैसे इटरेशंस बढ़ती जाएँगी, अल्टीमेटली उसका ट्रेंड जो है वो इसी तरह से होगा कि वो कॉस्ट कम ही होती जाएगी इसके अंदर। अच्छा, मिनी बैच साइज़ क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि मिनी बैच का साइज़ फिर क्या होना चाहिए? ठीक है? मिनी बैच का साइज़ जो है
ये एम भी हो सकता है। एम के केस में फिर वो मिनी बैच नहीं होगा, वो बैच ग्रेडियंट डिसेंट ही होगा, ठीक है? और अगर बैच साइज़ 1 हो तो उसे हम स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कहेंगे, ठीक है? और नॉर्मली हम क्या प्रेफ़र करते हैं कि ना तो अगर तो एग्ज़ाम्पल्स हमारी बहुत कम है, लेट्स से 2000 से कम एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारी, तो वो हम पूरे का पूरा बैच जो है, वो उसपे हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई कर सकते हैं। सारी की सारी एग्ज़ाम्पल्स इकट्ठी दे दें और उसी की बेस पे जो है वो ट्रेनिंग हो रही हो। लेकिन अगर एग्ज़ाम्पल्स ज़्यादा हैं और बिलियंस मिलियंस में चली जाती हैं, तो वहाँ पे हम फिर मिनी बैचेज़ जो हैं वो बना लेते हैं। नॉर्मली होता क्या है इसमें अगर हम मिनी बैच यूज़ करते हैं या बैच ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करते हैं, तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट में ऑल्दो वो एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जा रहा होता है, जो एल्गोरिदम है ग्रेडियंट डिसेंट का मिनिमा की तरफ, लेकिन वो स्टेप इतना टाइम बाद हर स्टेप लेता है, क्योंकि सारी की सारी एग्जांपल्स की बेस पे वो डिसीजन लेना है कि ले रहा है कि नेक्स्ट किस डायरेक्शन में जो है वो मूव करना है। तो इसलिए ये स्टेप तो जो है वो बिल्कुल उस डायरेक्शन में ही लेगा जहाँ पे ग्लोबल मिनिमा है, लेकिन ये बहुत स्लो होगा। इन कंपैरिज़न टू दैट अगर हमारी एक एग्ज़ाम्पल की बेस पे हम कर लेते हैं, तो वो बहुत रैंडम होगा, ठीक है? अगर सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल जिसे हम स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कह रहे हैं, अगर सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल एक टाइम पे देते हैं, तो वो बहुत रैंडम होगी उसकी मूवमेंट ग्रेडियंट डिसेंट की, ठीक है? इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसके इन बिटवीन कुछ जो है वो मिनी बैच का साइज़ जो है वो डिफ़ाइन करें। हाँ, तो टिपिकली जो है वो मिनी बैच के साइज़ेज़ जो यूज़ होते हैं 64, 128, 256 या 512 यूज़ होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी इनको जो है ना वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो आपको आइडिया है कि जो मेमोरी है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होती है 2 रेज़ टू पावर समथिंग, ठीक है? तो जो बैच साइज़ेज़ हैं वो भी इसी साइज़ के जो हैं नॉर्मली वो डिफ़ाइन किए जाते हैं, ठीक है? तो you should make sure that the mini batch actually fits in the CPU या GPU मेमोरी, ठीक है? तो ये जो है बेसिकली आइडिया था, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे डीप लर्निंग के हवाले से, जो आज हमने जो है वो डिस्कस किए।